तो ये अपन क्या पढ़ रहे थे इसमें, देखिए अपन ये पढ़ लिया था भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा मैंने आपको बताया था मुख्य भूमि है और मुख्य भूमि प्लस द्वीपीय सीमा है, मतलब संपूर्ण तटीय सीमा है। जब मुख्य भूमि की बात करते हैं तो कितने किलोमीटर की है, 61 किलोमीटर। और संपूर्ण तटीय सीमा की बात करते हैं तो कितना आता है, 75 16.6 किलोमीटर। क्लियर है। अगर इन दोनों को माइनस कर लिया जाए तो भारत की द्वीपीय सीमा निकल के आती है कितनी, 14 16.6 किलोमीटर। ये कितने मुख्य भूमि की जो बॉर्डर लाइन है या कोस्ट लाइन है, कितने राज्यों को लगती है, 9 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरी। 9 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, पुदुचेरी और दादर एवं नागर हवेली। क्लियर है। इसका मैंने बता दिया था, इन दोनों का एक साथ कर दिया गया कब, 26 जनवरी 2020। संपूर्ण की बात चले तो स्टेट तो 9 ही है, लेकिन यूनियन टेरिटरी 2 और बढ़ जाती है। तो 2 जो बढ़ती है वो कौन कौन सी बढ़ती है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है ना। इनके बारे में देखा, कौन से क्षेत्र फ्रांस और पुर्तगालियों के अधीन थे, वो हमने देखे थे इधर। इसमें हमने 9 राज्य देखे थे और यूनियन टेरिटरी देखी थी कौन कौन सी कहां पर है। और सबसे मैंने बताया था सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किस राज्य की है, गुजरात की। दक्षिण भारत में बात करें तो किसकी है, आंध्र प्रदेश की। और अगर द्वीपों में बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी है, अंडमान निकोबार की। और सबसे कम राज्यों में बात करें, सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य की है, गोवा की। क्लियर ना। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो, ठीक है ना, इसके इस साइड है अरब सागर, भारत के ये वाला तट, इसे कहेंगे हम पश्चिमी तट। और ये होगा हमारा पूर्वी तट। पूर्वी तट से कौन सी खाड़ी लगती है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी लगती है, बंगाल की खाड़ी लगती है इधर। और इधर लगता है अरब सागर। अब देखना इधर, ये तो मैंने आपको यहाँ की बॉर्डर लाइन बता दी थी कितनी है ये वाली पूरी। ठीक है ना। 3 तरीके से भारत समुद्र से टच है। इधर है अरब सागर, इधर है हिंद महासागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। अगर किसी जमीन को तीन तरफ से पानी से, किसी जमीन को 3 तरफ से पानी घेर रहा है तो उसे कहते हैं हम क्या, प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ये कोई भूमि है कि 3 साइड पानी है, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है, पेनिसुला कहलाता है। ठीक है ना। तो इसलिए दक्षिण भारत को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो 3 ओर से कहां से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। अब इधर देखना, इधर इधर भी और देश हैं, जैसे इधर म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया जाता है, नीचे श्रीलंका है, इधर मालदीव है, इधर पाकिस्तान है। और इन बीच में आता है क्या, समुद्र है। तो इस समुद्र में भी हमारी कोई ना कोई सीमा तो होगी ही होगी। इस समुद्र में हमारा कहां तक अधिकार है, तो हम देखेंगे भारत की जलीय सीमा। कौन सी देखेंगे, भारत की जलीय सीमा या जल क्षेत्र सीमा। भारत की जल क्षेत्र सीमा। भारत की जल क्षेत्र सीमा। अब देखना, भारत की अगर जल क्षेत्र सीमा है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि विश्व के अन्य देशों को भी जल क्षेत्र सीमा होती होगी। अभी भारत ने तो तय कर ही नहीं होगी, कि भारत ने कर ली तो सब देशों ने अपनी अपनी कर ली, फिर तो लड़ाइयां हो रही होती। तो कोई एक ऐसा संगठन होगा जो इन क्षेत्र की सीमाओं को या जलीय क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करता होगा। तो विश्व जो भी समुद्र से लगे हैं, जो भी देश समुद्र से लगे हैं, समुद्र में उनकी जो जलीय सीमा है, कोई एक संगठन होगा जिन्हें निर्धारित करता होगा। हाँ या ना। तो किसी भी देश के या विश्व के सभी देशों की समुद्री सीमा निर्धारित करने का काम जो किया था, उसका नाम था, उस संगठन का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अनक्लोज। क्या नाम था, अनक्लोज। अनक्लोज एक ऐसा संगठन है जिसने विश्व के सभी देशों की समुद्री क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारित किया। अनक्लोज।
और अनक्लोज की बैठक जो हुई थी वो 1982 में हुई थी, 1982 में। और इनमें किसके निर्धारित हुआ था? जो यूनाइटेड नेशन में सदस्य देश है, उन देशों ने मिलकर अपनी समुद्रीय क्षेत्रीय सीमा को निर्धारित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशन में जितने भी देश सम्मिलित हैं, उन देशों ने मिलकर क्या किया था? अपनी समुद्रीय क्षेत्रीय सीमा को निर्धारित किया था। अनक्लोज में कौन से देश आ जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश। समुद्रीय सीमा निर्धारित करी। अब इसका फुल फॉर्म अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। लिख लिया? लॉ ऑफ सी, ठीक है ना। अब इन्हें क्या निर्धारित किया? इन्होंने किसी भी देश के पास जो समुद्र लगा है उसमें उसकी 3 सीमाएं होंगी। कितनी सीमाएं होंगी? समुद्र में कितनी सीमा होंगी? 3। किसी भी देश की समुद्र में कितनी सीमा होंगी? इसमें निर्णय हुआ किसी भी देश की समुद्री सीमा 3 होंगी, जिनमें नंबर 1 प्रादेशिक सीमा, टेरिटोरियल मैरीटाइम। पहली। दूसरे नंबर पे जो होगी उसका नाम होगा संघन समुद्री क्षेत्र। संघन समुद्री क्षेत्र। तीसरे नंबर पर होगा नियन आर्थिक क्षेत्र।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक अन्य आर्थिक क्षेत्र। देख लिया? अब देखना इधर ध्यान से, किसी भी देश की कितनी समुद्री सीमा होंगी? 3 समुद्री सीमा होंगी। नंबर 1 कौन सी है? प्रादेशिक सीमा, ये चलेगी 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील तक, 12 नॉटिकल माइल्स। समुद्री मील होता है नॉटिकल माइल। ये चलेगी 24 समुद्री मील, ये चलेगी 200 समुद्री मील। लिख लीजिए। ये 12 समुद्री मील, ये 24 समुद्री मील, और ये 200 समुद्री मील। देख लिया? अब देखना इधर, जितने ये समुद्री मील हमने देखे हैं या जितनी भी हमने सीमा देखी, इसमें हमारे अधिकार अलग है, इसमें हमारे अधिकार अलग है, और इसमें अधिकार हमारे अलग है। अब किसमें कौन कौन से अधिकार है वो देखिए। पहले देखिए, जैसे ये हमारा भारत हो गया, इधर देखो इधर। अब जानते भारत की बाउंड्री ऐसी तो है नहीं, कट ऐसा ही है बिल्कुल सीधा लाइन से खींच दो। कट तो आप देखो कटा फटा होता है कि नहीं, अंदर बाहर होता है कि नहीं, तो कट तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा भी निकल जाता है, इसी तरीके का होता है कि नहीं होता है। पर मैप में आप देखिए, मैप जहां भी लगा रहता है वहां एक सीधी लाइन ही बनी रहती है कि नहीं? हाँ या ना? अब सीधी लाइन तो बनी रहती है, तो इसे सीधी बनाने के लिए क्या कर देते, जो सबसे बाहर निकला रहता है ना, भरा के एक लाइन खींच दी जाती है। अब जैसे ये बाहर निकला है, इधर देखिए, अब ये लाइन है आपको व्हाइट कलर की दिख रही है ना, और ये तट है, मान लीजिए ऐसा कैसा, तो ये बाहर जा रहा है, तो ये मान के चलिए ऐसे बना दिया, ऐसे पूरा का पूरा इस तरीके से खींच दिया ऐसे। तो इस लाइन को कहते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं? आधार रेखा। क्या कहते हैं? या आधार तट, बेस लाइन कहती है। क्या कहती है? बेस लाइन। सुनना इधर जाए। अब इधर देखो, ये वाला क्षेत्र इसके अंदर आ गया, ये वाला क्षेत्र आ गया, इनमें पानी भर रहा होगा समुद्र का, इसे कहते हैं आंतरिक जल। क्या कहते हैं? आंतरिक जल। ज्योग्राफी में हम शब्द पढ़ते हैं, किसी देशी सीमा के पास आंतरिक जल, तो वो आंतरिक जल कौन सा होता है? आधार रेखा के अंदर वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है? वो आंतरिक जल हो जाता है। क्या हो जाता है? अब जो मैं आपको बता रहा हूं, 3 सीमा, वो आधार रेखा से चालू होती है। कहाँ से चालू होती है? आधार रेखा से। आधार रेखा से बेस लाइन से 12 समुद्री मील तक हो जाती है प्रादेशिक सीमा। आधार रेखा से 24 मील तक हो जाती है सलगन समुद्री सीमा। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक या समुद्री मील तक हो जाती है कौन सी? आर्थिक अन्यन क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं आया? देखना, ये जैसे ये बनाया मैंने, आधार रेखा का मतलब समझ में आ गया आपको? अब मान लीजिए यहां से ये हो गया 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील। और ये हो गई कौन सी लाइन? आधार रेखा। ये है आधार रेखा बेस लाइन, और ये वाली सीमा का नाम हो गया क्या?
प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। अब यहां से चले अपन, यहां से यहां तक हो गए, ये हो गए 24 समुद्री मील। का नाम हो गया क्या? संलग्न समुद्री मील। जीएस जोन, समुद्री, संलग्न समुद्री क्षेत्र। ना उसको देख लिया। और इसके बाद चालू होती है कौन सी सीमा? बेस लाइन से लेकर ये हो जाती है 200 समुद्री। से कहते हैं आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बाद हाँ फिर चालू हो जाता है हाई सी। देख लिया। अब ये तो हो गया कौन सी पहली आधार रेखा हो गई, दूसरा क्या है प्रादेशिक सीमा हो गई। कौन सी सीमा? प्रादेशिक सीमा कहां तक हो गई? 12 समुद्री मील तक। कहां तक हो गई? 12 समुद्री मील तक हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद हो जाती है संलग्न समुद्री क्षेत्र। यहाँ पर भारत को 3 अधिकार प्राप्त है। कौन से में? संलग्न समुद्री क्षेत्र में भारत को कितने अधिकार प्राप्त है? 3। पहला अधिकार है कि भारत इसमें सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। क्या वसूल कर सकता है? सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जो रहेगी वो ले सकता है यहाँ पर। क्लियर है? क्यों? हाँ। दूसरा, यहाँ पे भारत को साफ सफाई का अधिकार है। अपने हिसाब से यहाँ पे जैसा भी साफ सफाई करना चाहता है, जो भी काम करना चाहता है वो कर सकता है। तीसरा, यहाँ वित्तीय अधिकार प्राप्त है। कौन से अधिकार प्राप्त है? 3। तो 3 अधिकार प्राप्त है काय में? संलग्न समुद्री क्षेत्र में। पहला है कौन सा? समुद्री सीमा शुल्क। दूसरा वित्तीय अधिकार, मतलब कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी जहाज आएगा तो यहाँ से उससे टैक्स ले सकता है, अपना व्यापार कर सकता है और साफ सफाई का ध्यान रखेगा यहाँ पर। तो 3 हो गए कहां पर? संलग्न समुद्री क्षेत्र में 3 अधिकार प्राप्त हो गए। क्लियर है ना? पहला कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? सीमा शुल्क। कौन सा शुल्क? दूसरा कौन सा है? वित्तीय अधिकार। क्या है? वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल राइट प्राप्त है। और तीसरा है साफ सफाई का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? अब आ जाती है इसके बाद क्या? अन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें भी भारत को 3 अधिकार प्राप्त है। कितने अधिकार प्राप्त है? 3। यहाँ पे 3 अधिकार कौन कौन से हैं देखिए। पहला, यहाँ पर वैज्ञानिक काम कर सकता है, कोई वैज्ञानिक या साइंटिफिक रिसर्च जो भी हो सकती है वो काम कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा, प्राकृतिक जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हें दोहन का अधिकार प्राप्त है।
नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका उपयोग कर सकता है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र तक। समझ में आया कि नहीं? काय का उपयोग कर सकता है? नेशनल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन है उनके दोहन का अधिकार प्राप्त है यहाँ पर। काय का? प्राकृतिक संसाधन के दोहन का अधिकार प्राप्त है, नेचुरल रिसोर्सेस है उनका उपयोग करने का अधिकार है, कहां तक? 200 समुद्री मील तक। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, भारत यहां तक द्वीपों का निर्माण कर सकता है, आइलैंड बना सकता है अपना कोई भी कैसा भी, कहां तक? 200 समुद्री मील तक। तीनों का पता चल गया आपको? ठीक है ना। दूसरे नंबर पे था अपना कौन सा? सलगन क्षेत्र जो था, इसमें 3 अधिकार बताए मैंने। सीमा शुल्क बताया आपको, दूसरा मैंने वित्तीय अधिकार बताया आपको इसमें, और तीसरा मैंने आपको बताया साफ सफाई का अधिकार। तीसरे नंबर की जो था वो EEZ, इसमें भी 3 क्षेत्र, 3 अधिकार प्राप्त है। प्राकृतिक संसाधन के दोहन का अधिकार, दूसरा आ जाएगा इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं हम यहाँ पर, और तीसरा आ जाएगा द्वीपों का निर्माण। तो आपने देखा कोई भी देश द्वीप का निर्माण करता है कि नहीं करता है, तो कहां तक बना लेता है वो? 200 समुद्री मील तक। ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब देखना नीचे हमारे भी पास तो श्रीलंका लगा हुआ है, अगर 200 में लाए तो भैया ही अपना हो जाएगा। अगर 200 तक बात करें तो भैया अपना हो जाएगा कि नहीं? फिर उन दो देशों की आपसी समझ के हिसाब से बराबर बराबर बीच का भाग बांट लिया जाता है। पर इतना भी समझिए, यहाँ पर 200 समुद्री मील जो निर्धारित किया है, ऐसा नहीं है कि सबका 200, सबने अपने अपने हिसाब से जितना वो कर सकते उतना कर लिया। विश्व में सबसे ज्यादा EEZ मतलब लास्ट वाली जो बाउंड्री है वो है ब्राजील की, 600 समुद्री मील तक। कितने तक? 600 समुद्री मील तक। कितने तक है? किसकी? ब्राजील की। और सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया। कितनी? 21 समुद्री मील तक। उसका जो अन्य आर्थिक क्षेत्र है EEZ वो कहां तक आ गया है? 21 तक बस। तो आप देख रहे हैं ये है पूरा का पूरा। देखिए इसमें ये 12 तक हो गया, कौन सा? टेरिटोरियल सी हो गया। कौन सा हो गया? टेरिटोरियल सी हो गया। कहां तक? 12 तक। फिर 24 तक कौन सा हो जाता है? कंटिन्यूअस जोन हो जाता है, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है 200 नॉटिकल माइल तक। ठीक है। इसके बाद हाई सी चालू हो जाता है। यहाँ पर सब देशों के बराबर अधिकार प्राप्त है, मतलब कि किसी का कोई अधिकार नहीं है तो फिर सबका बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखना पहला हो गया कहां तक? 12 तक। कहां तक? 12 तक। कौन सा हो गया? टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक सीमा हो गई। दूसरा है कौन सा? 24 नॉटिकल माइल। ये कौन सा है? क्या कहेंगे इसे? क्या? संलग्न समुद्री क्षेत्र। तीसरा जाता है कहां तक? 200 नॉटिकल माइल तक। कौन सा आ जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद चालू हो जाता है क्या? हाई सी। इस पे किसी भी देश का अधिकार नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं सभी देशों के बराबर अधिकार प्राप्त है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? बोल दो। ये पूरा का पूरा दिया है। ये इंटरनेशनल एयर स्पेस कहलाता है, ये ऊपर का भाग बता रहे हैं आप। ठीक है। देखना इधर, कि 12 तक कौन सा होगा? नेशनल स्पेस। यहाँ तक अपनी प्लेन, मतलब वो भारत की प्लेन कहलाएंगे, उनका पूरा का पूरा नेशनल एयर स्पेस कहलाएगा। तो यहाँ से कोई एरोप्लेन अंदर प्रवेश कर रहा है तो भारत इन पे हमला कर सकता है, अगर उससे पूछ के नहीं गया तो। किसी भी देश की नेशनल एयर स्पेस कहां तक रहता है? 12 नॉटिकल माइल तक। कहां तक रहता है? और 12 के बाद ये इंटरनेशनल एयर स्पेस हो जाता है। ये सबका बराबर अधिकार हो गया। पानी में अलग है और हवा में अलग है, दोनों चीज समझ में आ गई। जैसे ये भारत है हमारा,
तो भारत में जो प्लेन उड़ेंगे, तो कोई सा प्लेन भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा है तो भारत उस पर हमला कर सकता है। अगर उसने आज्ञा नहीं भारत से अगर अनुमति प्राप्त नहीं करी, तो वो भारत में उस पर हमला कौन से क्षेत्र पे करेगा, या वो कहाँ आज्ञा प्राप्त करेगा? जब वो उड़ के आ रहा होगा तो 12 नॉटिकल माइल की सीमा पे जब लगेगा तो भारत से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी उसे कि हम आपकी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। अगर नहीं करता है तो भारत उस पर कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? और कोई भी देश का जहाज भारत में जब आ रहा होगा तो सबसे पहले कौन सी जोन में आएगा? वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। क्लियर है? यहाँ तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उस पर निगरानी रखना चालू कर देंगे। जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या है, सीमा शुल्क है कि नहीं, तो टैक्स वसूला जाएगा उस पर। समझ में आए ना? तो यहाँ तक आ गया मान लो बिना, तो यहाँ तो उस पर हमला ही कर दिया जाएगा, यहाँ एक्शन ले लिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा क्षेत्र टैक्स लेने के लिए कोई ने यहाँ पे नहीं दिया और इस बाउंड्री पे आ गया तो फिर उस पर एक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया सबको? भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 9। दो प्रकार से पढ़ा है, मैं 3 प्रकार से पढ़ा है मैंने। जलीय सीमा से लगे देश, स्थलीय सीमा से लगे देश और दोनों से लगे देश। ये देखे थे ना? तो यहाँ की दूरी कितनी है? जलीय सीमा कितनी है भारत की? 7516.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा कितनी है? 15106.7 या 15200 किलोमीटर। यहाँ लगे कौन से? श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया लिख सकते हैं आप। कहने में अपन क्या जा रहा है? इंडोनेशिया। भाई किताबों में 2 नाम मिलते हैं, तीसरा अपन ने लिख दिया कौन सा? इंडोनेशिया। ठीक है ना? स्थलीय सीमा से लगे देश कौन से? अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। और दोनों से लगे देश हैं जलीय और स्थलीय से। पाकिस्तान दोनों से लगा है स्थल और जल से। बांग्लादेश स्थल और जल से। म्यांमार स्थल और जल से, दोनों से लगा हुआ देश है। फिर मैंने आपको बताया पड़ोसी देशों के साथ भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो मैंने बताए थे आपको कि भारत से कितने राज्य लगे हुए? 16 राज्य लगे हुए हैं। कितने राज्य लगे हुए? 16। ठीक है ना? और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें कौन कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नाम गिनाता अपन ने। नंबर 1 पे है इसमें कौन? नंबर 1 पे आ जाता है जैसे नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब, चौथा 5वां लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, 7वां उत्तराखंड, 8वां उत्तर प्रदेश, 9वां बिहार, 10वां सिक्किम। फिर आ जाता है कौन? 10वां मैं कर लूं पहले, है ना? 11वें नंबर पे आ जाएगा असम। फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश 12वें पे। 13वें पे कौन सा जाएगा? नागालैंड। 14वें पे मणिपुर। 15वें पे मिजोरम। 16 पे त्रिपुरा। और कहाँ गया? मेघालय के तहत ये है मेघालय में। 17 पे कौन है? मेघालय। और 18वें पे कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? जिसमें से ये दोनों कौन है? केंद्र शासित प्रदेश है। कौन है ये? केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी 16 कैसे है? राज्य है। क्लियर है ना? इनमें देखिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? क्या सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य? राजस्थान। कौन है? राजस्थान की बाउंड्री सबसे ज्यादा टच होती है किसको? पाकिस्तान को। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आगे अब भारत के पड़ोसी देश व अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखिए इधर। इधर देखो बोर्ड पर। ठीक है? स्थलीय सीमा वाले देश मैंने बताई दी आपको, जलीय सीमा वाले बता दी, स्थलीय व जलीय सीमा वाले देश। ये वो है पड़ोसी देश। देखिए अब ये लिख रहा है क्या? अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। एक होती है क्या? प्राकृतिक सीमा, कोई पर्वत या नदी के द्वारा हो जाती है। हाँ या ना? जैसे चाइना और रशिया के बीच में नदी द्वारा अलग हो जाता है। हाँ या ना? हम पाकिस्तान से कुछ नदी द्वारा भी अलग होते हैं, कुछ रेखा द्वारा भी अलग होते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो पर्वतों के द्वारा अलग हो जाते हैं, जैसे हम और म्यांमार दोनों पर्वतों के द्वारा अलग हो जाते हैं। हाँ या ना? इधर जब हमने ये पढ़ा था, क्या कहते हैं, यूरोप पढ़ा था, तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड जो है ये जूरा पर्वत द्वारा अलग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हाँ या ना?
तो एक हो गई क्या, भौगोलिक सीमाएं, मतलब प्राकृतिक हो गई। दूसरी हो जाती है कौन सी, अक्षांशीय सीमाएं। कौन सी हो जाती है, अक्षांशीय सीमाएं, लैटिट्यूड बॉर्डर हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा है 48 डिग्री, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सॉरी 49 डिग्री, किस किस के बीच में, कनाडा और अमेरिका के बीच में, है या नहीं है। एक हो जाती है कौन सी, अध्यारोपित सीमाएं। कौन सी सीमाएं, मतलब जबरदस्ती थोप दी गई है तुम पर, क्या कर दी गई है, जबरदस्ती, जैसे हम पे और पाकिस्तान में जबरदस्ती थोपी गई है कि नहीं, हाँ है ना। सबसे ज्यादा जबरदस्ती थोपी गई सीमाएं कहाँ है, अफ्रीका में। कहां पर है, आप अफ्रीका को देखिए, सारी सारी लाइनें देखिए, चाहे कदम से खींच दी उन्हें, बस सीधी खींच जाए, बस इसके लग के खींच दो। ये सारी अफ्रीका की सीमाएं बैठ के कहां खींची गई है, ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन का गुलाम था। जब वे यहाँ स्वतंत्र करके गए तो उन्होंने देशों को बांटा, तो अपने हिसाब से बांटे, ना तो ये देखा कि ये एक सी संस्कृति के लोग हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से किया जाए। एक संस्कृति एक संप्रदाय के लोग अलग तरीके से बटे, उन्होंने बीच में की, इसलिए हमेशा क्या मच रही है, वहां पर लड़ाई हो रही। जैसे हम हो रही पाकिस्तान में, और हमें लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, संप्रदाय के नाम से होती है कि नहीं होती है, दंगे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। ना संस्कृति का ध्यान रखा गया, ना लोगों का ध्यान रखा गया, न क्षेत्र का ध्यान रखा गया, बस उठाई और लाइन खींच दी। समझ में आया कि नहीं आया। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के प्रकार देखिए, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है भौगोलिक सीमा। कौन सी सीमा, भौगोलिक सीमा। दूसरी कौन सी है, अक्षांशीय सीमा, लैटिट्यूड बाउंड्री। और तीसरी अध्यारोपित सीमा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री होती है, मतलब जबरदस्ती थोपी गई। यहाँ ना तो संस्कृति का ध्यान रखा गया, ना लोगों का ध्यान रखा गया, ना क्षेत्र का ध्यान रखा गया। समझ में आए ना। अब जैसे ये देखिए, भौगोलिक सीमा को हम एक और कह सकते हैं प्राकृतिक सीमा। कौन सी सीमा, प्राकृतिक सीमा। जैसे कौन सी है, अराकानियोमा, किस किस के बीच में, अब जी आप जानते ना, हिमालय का ही भाग है ये। किसका भाग है ये, हिमालय पर्वत का ही भाग है। तो किस किस के बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में। इधर देखिए अक्षांशीय सीमा, कौन सी सीमा, 38 डिग्री किसके बीच में, उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच। 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा के बीच में। किसके बीच में, अमेरिका। आप जानते हैं 49 डिग्री लाइन जो है, वो विश्व में एक ऐसी बाउंड्री कहलाई जो सबसे शांत है। कैसी है, सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है, 49 डिग्री। सबसे शांत सीमा रेखा कौन सी, 49 डिग्री, अमेरिका व कनाडा। ये अक्षांशीय रेखा भी अध्यारोपित हो सकती है, सीधी। समझ में आया कि नहीं, हो सकती है, बता दिया मैंने, ठीक है ना, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती है। तो 3 प्रकार की हो गई कि नहीं, ये नहीं हम पढ़ेंगे इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। बीच में नाम आएगा, अध्यारोपित आएगा, कहीं नाम अक्षांशीय आएगा, कहीं भौगोलिक आएगा, तो हमें समझ में आना चाहिए कौन सी बाउंड्री क्या होती है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये पेपर में पूछ चुके हैं। अगला देखिए, अध्यारोपित सीमा कौन कौन से देशों के बीच में है। पहले इनका परिभाषा क्या, सीमाएं, ये सीमाएं स्थानीय लोगों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की उपेक्षा करती है। उपेक्षा करती है मतलब मान नहीं करती है, हमारे हिसाब से चलेगा, यहाँ लोगों का कुछ भी होता है। ठीक, किस किस के बीच में, अब जैसे मैकमोहन लाइन है, कौन सी लाइन, किस किस के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में। 49 डिग्री किसके बीच में, यूएस और कनाडा के बीच में। अमेरिका और कनाडा के बीच में, मैंने बताया ये सबसे शांत है, शांत सीमा। द ग्रीन लाइन किस किस के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। किस किस के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। कौन सी रेखा है, द ग्रीन लाइन। द बर्लिन वॉल किसके बीच में, जर्मनी के बीच में। किसके बीच में, बताई थी मैंने, आपको ध्यान है जब जर्मनी पे, और जब मैं आपको यूरोप पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था आपको कि ये लाइन खींची गई थी जब बर्लिन वॉल, ठीक है ना। दूसरी कौन सी, ड्यूरेंट लाइन किसकी, इंडिया पाकिस्तान। और अब किसके बीच में हो गई है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। पहले इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी, अब किसके बीच में हो गई है, यूएस मैक्सिको बॉर्डर है एक, 1948 में बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी, तो ये कौन सी सारी रेखाएं, अध्यारोपित। इसमें ना तो क्षेत्र का ध्यान रखा गया, ना लोगों की संस्कृति का ध्यान रखा गया, बस बांटने पे मजबूर, बांटने पे तैयार हो गया कि बांटना है, बस कैसे ही बढ़ जाए। तो इसे कहते हैं कि अध्यारोपित, जहां जबरदस्ती रोपित किया गया हो। समझ में आया कि नहीं आया। भारत के पड़ोसी देश, किसके देश, भारत के पड़ोसी देश से। देखिए मैंने लाइन वाइन लिख दी है इसमें दूरियों के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना लगता है,
40-96 सबसे ज्यादा हम इसके साथ है। अब इसके साथ भारत की बाउंड्री सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? 40-96.7। कौन कौन से राज्य लगते हैं देखिए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। कितने हो गए? 5 लगते हैं। कितने लगते हैं? 5। चाइना के साथ कितनी बॉर्डर बनाते हैं हम? कितनी बनाते हैं? 34-88। कौन कौन से आता है देखिए, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और एक ये लद्दाख। 1 2 3 4, तो 4 तो इसमें राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? फिर आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ बनाते हैं हम 33-23 किलोमीटर। कितनी बनाते हैं? 33-23 किलोमीटर की बनाते हैं। कौन कौन से राज्य इसको लगते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये दोनों के दोनों कौन से हैं? कौन कौन से हैं? केंद्र शासित। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें और 3 क्या है? राज्य है। नेपाल के साथ कितनी बाउंड्री बनाते हैं? 1751 किलोमीटर की। ठीक है, कौन कौन से लगते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। कितने लगे? 5। म्यांमार 1643 किलोमीटर के साथ बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। कितने लगे? 4। भूटान 699, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। कितने लगे हैं? 4। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा के साथ लगती है हमारी, कौन सा लगता है? केवल लद्दाख। कौन सा लगता है? लद्दाख। ठीक है, पाक मतलब एक यूनियन टेरिटरी अकेली लगती है इससे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ज्यादा किससे लगते हैं हमारे? 5 इससे लगते हैं, 5 इससे लगते हैं और 5 इससे, 3 से। बांग्लादेश, चाइना और नेपाल। बांग्लादेश, चाइना और नेपाल के साथ हम कितनी बाउंड्री टच करते हैं? 5। जी देखो ना, 5 इसमें, हाँ या ना? 5 इसमें और 5 इसमें और 5 इसमें। 5 5 कितने राज्यों में, कितने देशों के साथ 5 राज्य लगते हैं हमारे? 4। कौन कौन से हैं? एक है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। सबसे ज्यादा राज्य टच करते हैं किस किस 4 देशों के साथ? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। क्लियर है ना? अब इनके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, यूनियन टेरिटरी के ऊपर, राज्यों के ऊपर। अगर आपको मैप याद है तो सारे के सारे याद है, मैप याद नहीं तो रटते ही रहिए, इन्हें याद कभी होने नहीं। मैपिंग से ही याद होंगे सारे सारे। फिर मैप में से भी याद कर लेंगे हम पूरा। भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश कौन कौन से राज्यों से कितने देश लगते हैं? देखिए, सिक्किम से कितने देश लगते हैं? 3 देश लगते हैं। कितने देश लगते हैं? 3। सिक्किम कौन कौन से? नेपाल, भूटान, चीन। कौन कौन से? किससे लगते हैं? सिक्किम से। किससे लगते हैं? सिक्किम से। अरुणाचल प्रदेश से कितने लगते हैं? 3। कौन कौन से? देखिए, चीन ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश की चीन ऊपर है और वेस्ट साइड में भूटान है और ईस्ट साइड में क्या है? म्यांमार है। क्लियर है? फिर नागालैंड से कितना? 1। कौन सा लगता है? म्यांमार। मणिपुर से भी एक, कौन सा? म्यांमार। मिजोरम से 2 लगते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। त्रिपुरा से 1 बांग्लादेश, मेघालय से 1 बांग्लादेश, असम से 2 भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल से कितने लगते हैं? 3 बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बिहार से कितने लगता है? 1। कौन सा अकेला? नेपाल। उत्तर प्रदेश 1 नेपाल, उत्तराखंड से 2 नेपाल और हिमाचल प्रदेश से 1 चाइना। जम्मू कश्मीर से अकेला कौन लगता है? पाकिस्तान। पंजाब से 1 कौन? राजस्थान से पाकिस्तान। गुजरात से पाकिस्तान। लद्दाख से 2 लगती है, चीन और अफगानिस्तान। पंजाब पाकिस्तान। सोच के बताना आप, ठीक है ना? विभाजक रेखा देखिए, रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान। अध्यारोपित सीमा है ये। यही किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगर मान लो पाकिस्तान ना मिले तो, क्योंकि वो ईस्टर्न पाकिस्तान था ना। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? और डूडन रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन वर्तमान में अब किसके बीच में है? ये तो मैंने कल बता ही दिया था आपको। अब आगे देखिए, हो गया। अब हमारे पड़ोसी देश देखिए, भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ लगी हुई है। उत्तर पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना? इस तरीके से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में कौन है? चीन, नेपाल और भूटान, ठीक है ना। और पूर्व में कौन है? म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है ना। ये दिन में वैसे भी लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्हें देखो। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र, श्रीलंका और मालदीव। भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। अभी बताई दिया मैंने। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही किया जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है कि नहीं आता है? और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। किसका? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हम है। वैसे पूरे वर्ल्ड में कौन है? चाइना है जनसंख्या में, और एरिया में कौन है? रशिया, क्लियर है। लेकिन दक्षिण एशिया में कौन है? अब भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा हम देखेंगे अलग अलग देशों के साथ कौन कौन से हमारे विवाद हैं और क्या क्या हमारे उनके बीच में मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भारत बांग्लादेश सीमा। कौन सी? भारत बांग्लादेश सीमा देखते हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी? 40-96 किलोमीटर। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम व असम, किसको टच करते हैं? अभी बताए थे आपको। बांग्लादेश को टच करने वाले कौन कौन से हैं? देखो, पश्चिम बंगाल कौन सी साइड है उसके? वेस्ट। कौन साइड है? वेस्ट। बांग्लादेश का अगर मैप देख रहे हो, समझ में आ रहा है, तो उसके वेस्ट में कौन आ जाएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। त्रिपुरा कहाँ आएगा? ईस्ट में। मेघालय कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? नॉर्थ में आएगा कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं हम उसे, ठीक है। मिजोरम कहाँ आएगा? कहाँ पर आएगा? ईस्ट में। और असम कहाँ आएगा? नॉर्थ में। क्लियर है कि नहीं है? देखिए, मैप पे रख के करना आप, तो आपको अपने आप सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। और आप जानते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन कितने सारे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश या अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है। अभी पेपर में पूछ चुके हैं कि नहीं? बांग्लादेश, त्रिपुरा 3 ओर से कहां से घिरा हुआ है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से घिरा हुआ हमारा राज्य कौन सा है 3 ओर से? त्रिपुरा। क्लियर है ना। और आप जानते हैं एक और, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? अगरतला। समझ में आया ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सबसे नजदीकी राजधानी कौन सी है? अगरतला। किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। क्लियर है कि नहीं है? और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रमुख मुद्दे देखिए कौन कौन सी हमारे और उनके बीच में विवाद है। तो एक है 3 बीघा कॉरिडोर, एक है भूमि बॉर्डर समझौता, एक है त्रिपाई मुख बांध, एक है फरक्का बैराज, फिर है ट्रेन, फिर है तीस्ता नदी, फिर है सुंदरवन और फिर है अवैध प्रवासन। ये हैं किस किस के बीच में मुद्दे? भारत और बांग्लादेश, ठीक है। कुछ सुलझ गए हैं, कुछ सुलझने की ओर है, कुछ इंतजार कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इतने 8 मुद्दे हैं जो किस किस के बीच में चल रहे हैं? भारत और। एक एक करके मुद्दा देखते हैं हम सारे के सारे, ठीक है। कौन कौन से किस चीज के लिए विवाद हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच? तो देखिए 3 बीघा कॉरिडोर देखिए, कौन सा? तो इसमें देखिए इसकी स्थिति कहां पर है? कुछ बिहार, पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? कुछ बिहार। 3 बीघा कॉरिडोर कहां पर है? कहां पर है? 3 बीघा कॉरिडोर क्या है कि बांग्ला बांग्लादेश है ना, इधर जी बांग्लादेश है और इधर जी भारत है। भारत का यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और इधर असम वगैरह भी और जी सब भी आ जाते हैं, इसके साथ लगे हुए कि नहीं। वो क्या रहा है कि ये जो बांग्लादेश है इसके कुछ हिस्से तो इधर है, ये है भारत और ये मान लीजिए बांग्लादेश है। बांग्लादेश के कुछ हिस्से तो इधर है कायम है भारत में, और भारत के कुछ हिस्से कायम है बांग्लादेश में, और दोनों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। अब बताइए यहाँ के जो भारत के लोग यहाँ रह रहे हैं वे अब भारत में कैसे आए? सीमा तो काय की लग गई जा बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं वे बांग्लादेश में क्यों कैसे जाएं? यहाँ तो सीमा लगी है भारत की। तो ये लोग तो ऐसे हो गए ना कि हैं तो देश के लेकिन देश के नहीं है।
भाई घुसने ही नहीं दे रहे, तुम हो तो कहाँ के भारत के, लेकिन तुम्हें भारत में जान नहीं दे रहे। कौन नहीं जान देगा? बांग्लादेश वाले, ठीक है ना, है तो तुम बांग्लादेश के, लेकिन तुम्हें बांग्लादेश में नहीं जाने दे रहा है। कौन? क्योंकि तुम इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करोगे, तो तुम तो बिना देश के हो गए ना, फिर भी देश के कहला रहे हो। तो किसी भी सुविधा नहीं मिल रही है तुम्हें, तो ये तो इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं? तो इसके लिए क्या दोनों देशों ने बीच मिलकर एक फैसला किया कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है ना, वहां पर एक बहुत कम ऐसा क्षेत्र है कि जो दोनों के बीच में आता है, सबसे नजदीकी क्षेत्र, उसका नाम था कुछ बिहार। क्या नाम था? यहाँ पर इसे 3 बीघा या 2.5 बीघा कॉरिडोर कहते हैं कि नहीं, इसलिए रास्ते को खोल दिया गया कि यहाँ से आप एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। दोनों की मिलिट्री लगी रहेगी, पुलिस लगी रहेगी, जैसे भी चेक करके जैसे भी जाना होगा वो जाना दे। तो ये है क्या 3 बीघा कॉरिडोर। अब सुनिए ध्यान क्या है, छोटा मोटा बात नहीं है कि छोटी मोटी बात होती, 2-3 आदमी की बात होती तो आर इनको कल उठा के फेंक देते बगले बगले रहने लगो। बांग्लादेश के 51 क्षेत्र थे, कितने? और हमरे 111 थे। समझ में आए ना? 17,000 के लगभग एरिया आता है, और इधर आता है इनका 7,000 के लगभग का एरिया। 51 में 7,000 का आ गया, 111 में 17,000 का एरिया लगभग कवर होता है। तो आप बताइए कि बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो ये एक दूसरे के देश में, अपने अपने देश में जा सके, इसके लिए बनाया गया क्या 3 बीघा कॉरिडोर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब देखो आगे, बांग्लादेश के दोहा ग्राम, क्या? बांग्लादेश के दोहा ग्राम अंगपोता अंतर क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ता है। बांग्लादेश का क्या लिखा है? दोहा ग्राम अंगपोता अंतर क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ता है। मतलब ये हुआ कि ये भारत है और ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का जो हिस्सा है उसका नाम है क्या? दोहा, और एक का नाम है क्या? अंगपोता। समझ में आए ना? इन्हें ये 2.5 बीघा जोड़ देता है, कहा से ये बांग्लादेश से जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? क्या आपको समझ में आया ना? बांग्लादेश का विभाग जो भारत में है वो कौन सा हो गया? दुआग्राम और अंगपोता। काय के द्वारा जोड़ा है? 3 बीघा कॉरिडोर। तो बाकी और भी क्षेत्र भी सब यहां से होकर जाइए अपने देश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 26 जून 1992 1992 को बांग्लादेश को लीज पर दिया गया। ये किसको दिया गया? लीज पर दे दिया गया कि हाँ आप इसका उपयोग कर सकते हो, जमीन हमारी है, आप इसे लीज पर ले सकते हो और अपने लोगों के साथ आप संपर्क कर सकते हो। और किराए से 19 अक्टूबर 2011, क्या 19 अक्टूबर 2011 को गलियारा 24 घंटे के लिए खोला गया था। किसके लिए? मतलब 24 घंटे के लिए खोल दिया। अब आप 24 घंटे कोई इधर से उधर जा सकते हैं, पुलिस लगी रहती है, चेक करके इधर से उधर जा सकते हैं। क्या आपको ये 3 बीघा कॉरिडोर समझ में आया? किस किस के बीच में विवाद है ये? क्लियर है? कब बनाया गया ये? 1992 को। 24 घंटे के लिए कब खोला गया? 2011। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? लेकिन आप समझिए ना, ये खोल तो दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तो अभी है, कल कुछ इन दोनों देशों के बीच को कुछ हो जाए, वो 3 बीघा फिर बंद कर देंगे। अगर कल इन दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो कल उसको फिर बंद कर देंगे ना, फिर भी लोग अपाहिज से हो गए कि नहीं हो गए? कोई सुविधा मिल पाएगी क्या इनको? इसके लिए फिर आगे और फैसले किए गए, और हमारे देश में 100वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 100वां संविधान संशोधन किया गया और अनुसूची 1 में बदलाव किया गया। और क्या बदलाव कर दिया गया कि जो 111 थे जो हमारे थे, वे हमने बांग्लादेश को ही दे दिए, और उसके जो 51 थे वे हमने दल लिए। तो अब बाउंड्री अपने आप अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर हमारे ज्यादा आए थे, ऐसा हमने क्या करता हूं? भारत आप जानते हैं शांति प्रिय देश है और इंसानियतों का देश है। मानवीय भावनाएं सबसे पहले आती हैं यहाँ पर। कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल रहा था ना, क्योंकि हम बड़े हैं तो झुकना किसको पड़ेगा? चीजें समझ जाए। नहीं तो कल क्या हो रहा था कि बांग्लादेश से शरणार्थी हमारे देश में घुसपैठ ज्यादा हो रही थी ना, इसको खत्म करने के लिए किया गया। तुम संभालो, क्योंकि वे क्या है कि पूरे धर्म मर्म के हिसाब से बांग्लादेश में रह रहे, तो बांग्लादेश के ही होंगे कि नहीं? नाम के केवल भारतीय हो रहे थे, और जो भारत में रह रहे थे वे नाम के बांग्लादेशी थे, लेकिन वे रहे तो हम में ही रहते ना। उन्होंने कहा तुम हम में ही रह रहे हो, अकेली छाप लगी है बांग्लादेश की, बस छाप हटा दी तुम, हो गए तुम हमरे। उनके ऊपर भारत की छाप अकेली लग रही, ले तुम रह जाओ वहीं पे, वे भी खुश हम भी खुश, और सीमा हो गई बिल्कुल सेफ। समझ में आया ना? ये किया गया कब?
2015 में 100वां संविधान संशोधन, नरेंद्र मोदी की सरकार। समझ में आया ना? इसे हम देखेंगे अभी, ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भारत बांग्लादेश भूमि बॉर्डर समझौता जो ये कहलाता है, देखिए 7 मई 2015, क्या 7 मई 2015 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि बॉर्डर विवाद समाप्त किया गया। समझ में आया कि नहीं? क्या था? भारत में स्थित बांग्लादेशी अंतर क्षेत्र 51 को भारत में मिलाया गया तथा भारत के बांग्लादेश में स्थित अंतर क्षेत्र 111 को बांग्लादेश को सौंपा गया। क्लियर है? हाँ ना बोल दो कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया? आप जानते हैं अंतर क्षेत्र क्या होते हैं? हमारे देश के कुछ क्षेत्र अगर दूसरे देश में स्थित है तो उस दूसरे देश में वो अंतर क्षेत्र कहलाएंगे। इनक्लेव, इंग्लिश में क्या लिखा है इनको? इनक्लेव्स। जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, ये बांग्लादेश है। अब मतलब ये भारत है तो ये बांग्लादेश, तो भारत के कुछ हिस्से आते ना 111, तो वो 111 जो हमारे भाग थे वो क्या है? अंतर क्षेत्र, जो बांग्लादेश में पड़ता। तो अंतर क्षेत्र मतलब समझ में आया? दूसरे देश में किसी दूसरे देश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतर क्षेत्र कहते हैं। कब समाप्त किया गया ये? 7 मई कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? क्लियर? सरकार किसकी थी? नरेंद्र मोदी। पर ये विवाद बहुत पुराना था, ठीक है ना? क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो यहाँ पे हमने देखा ये कुछ बिहार पश्चिम बंगाल में 3 बीघा कॉरिडोर था, पर जब सुलझा लिया गया तो ये सब समाप्त हो गया। और ये कब सुलझाया गया? 2015 में। तो दो पढ़ लिए हमने विवाद। पहला पढ़ा 3 बीघा कॉरिडोर, दूसरा पढ़ लिया कौन सा? भारत बांग्लादेश भूमि बॉर्डर समझो, इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। क्लियर है? कब हुआ ये? 2015। कौन से संशोधन के द्वारा? 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। तारीख क्या थी? 7 मई। बांग्लादेश के कितने भाग थे? 51 जो भारत में मिला दिए गए। भारत के कितने थे? 111 जो बांग्लादेश को ही दे दिए। क्लियर? बाउंड्री शेप, खत्म काम। आगे इस प्रयोजन के लिए इस संशोधन अधिनियम में संविधान की पहली अनुसूची में जो पहला शेड्यूल था में 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया, क्योंकि ये जो 51 क्षेत्र केवल अकेले एक जगह नहीं थे। कितने राज्यों में पहले थे? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4। कौन कौन से? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में। क्लियर है? जिसकी पृष्ठभूमि 1974 का इंदिरा रहमान समझौता है। कब से मचा हुआ था ये? इंदिरा गांधी ने कुछ इस तरीके का काम किया था। एक हम यहां पढ़ रहे हैं ना बांग्लादेश, एक पढ़ेंगे अभी हम श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका और भारत के तमिलनाडु के बीच में एक द्वीप है, ठीक है ना? वो द्वीप हमने कोने दे दिया था लंका को, इंदिरा गांधी ने गिफ्ट में। क्या दे दिया था? गिफ्ट में दे दिया था। लेकिन हो क्या गया कि तमिलनाडु सरकार में जयललिता की जो सरकार थी उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने जो केंद्र सरकार का जो गिफ्ट वाला काम था ना, जहां इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा हमें क्षेत्र हमें ही चाहिए, ये तो हमारी बाउंड्री में आता है। 200 नॉटिकल माइल जो है ना उसमें आता है वो। किसमें आता है? तो वो विवाद बना हुआ है उसको, और उसे तमिलनाडु राज्य ने नहीं माना है। उस द्वीप का नाम क्या है? देखेंगे अपन कौन सा आता है, वो समय देखेंगे अपन, ठीक है ना? क्या दिक्कत है वहां पर? सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मछुआरों से। कैसे आती है? मछुआरों, वो श्रीलंका वाले हमारे क्या कर लेते? मछुआरों को पकड़ के बैठ जाते हैं, और हमने मछुआरे वहां कहा जाते हैं जाल सुखाने, मछली पकड़ने चले जाते हैं। फिर आता है कौन सा? तिपाई मुख बांध। कौन सा बांध है? तिपाई मुख बांध। स्थिति कहां है? तिपाई मुख मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में। कौन सी नदी है? बराक नदी पर है। कौन सी नदी पर? बराक नदी। बराक नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है ना? इन दोनों देशों के बीच में इसका विवाद बना हुआ था, लेकिन ये विवाद अब सुलझा लिया गया है। कौन सा? तिपाई मुख बांध। दोनों में पानी को लेकर विवाद चल रहा था। काय को लेकर? पानी को लेकर। फिर अगला आता है तीस्ता नदी विवाद। कौन सा नदी? तीस्ता नदी, ठीक है ना? सिक्किम की जीवन रेखा है ये। किसकी? और जो बांग्लादेश है उसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। हाँ की बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी है, और सिक्किम की जीवन रेखा है। जो सिक्किम पश्चिम बंगाल से होते हुए कहां जाती है? बांग्लादेश में जाती है। क्लियर? देखिए क्या है,
उद्गम कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम में भी कहां से होती है? तो लामो लेक से या जीमू ग्लेशियर से। अब दोनों में से कोई नाम मिल जाए तुम्हें, या दोनों मिल जाए, कौन कौन सी है? तो लामो लेक कौन सी है? या जीमू ग्लेशियर? कौन सा ग्लेशियर? कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी। ठीक है, बहुत बार प्रश्न प्रश्न इसलिए आ गया कि वो विवाद बना हुआ है, इसलिए नहीं आया कि चलो ठीक है दे दिया कुछ भी उठा के। भाई जो देश में विवाद चल रहा है और जो हाईलाइट में बनी है चीजें वही आती है पेपर में, तो विवाद बना हुआ है और अभी भी बना हुआ है। ठीक है, बताएंगे क्या बना हुआ है। मुहाना कहाँ है इसका? ब्रह्मपुत्र जमुना। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? और गंगा को पद्मा, और दोनों मिलके जब बन जाती है तो क्या? मेघना। ये है गंगा नदी, जी आ गई, और ये आ गई ब्रह्मपुत्र नदी। ये है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और ये है कौन सी? गंगा। ठीक है ना। जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करी तो इसका नाम हो जाता है क्या? पद्मा। और इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। और ये दोनों नदी मिली बांग्लादेश में तो ये हो जाती है कौन सी? मेघना। कौन सी? मेघना। समझ में आया कि नहीं आया? और यहीं पे आके तब मिल जाता है कौन सी? हम तीस्ता। तो तीस्ता की दो, ब्रह्मपुत्र की दो सहायक नदी पढ़ ली हमने, एक बराक और एक तीस्ता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो क्या है, मुहाना कहाँ है इसका? ब्रह्मपुत्र में। 1983 में तीस्ता नदी पर भारत बांग्लादेश समझौता हुआ। कब हुआ? क्या समझौता हुआ वो देख लीजिए कि भारत इसका कितना रखेगा? कितना रखेगा? बांग्लादेश कितना रखेगा? 36%। और नदी खुद अपने आप के पास कितना रखेगी? 25%। समझ में आया ना? लेकिन इसका फिर विवाद खड़ा हो गया, और बांग्लादेश क्या कहता है कि गर्मी के दिनों में हमें कहीं पानी जाना चाहिए। समझो, सही कही हमरी, गर्मी में पानी जाना चाहिए, हमारे पास पानी कम है। एक काम करो कि हमें 50 से 55% पानी दे दो गर्मी के दिनों में। कब? गर्मी के दिनों में कितने दे दो? 50 से 55% पानी हमें दे दो, बाकी जो चला आ रहा है तो चला आ रहा है। हमने कहा, फिर इसके बीच में बैठ के बातें हुई। 2011 में फिर निर्णय होता है। कब? 2011 में निर्णय होता है। और 2011 में क्या निर्णय होता है कि जो इंडिया था, ये बांग्लादेश था, और ये खुद एक नदी थी, रिवर। इंडिया कहते हैं एक काम करो तुम मेरी सुनो भाई, हम रख लेते हैं 42%, तुम्हें दे देते 39%, बाकी बचो नदी दे देंगे। मांग कितने रहे थे? 55। दैविक बात कितनी है? 3 और बढ़ा दो, और हम लोग 39 है तो कितने कर लो? 42। 3 दिन ले लो भाई, हिस्सा बांटो, कर लो, सही। समझ में आया? लेकिन ये निर्णय नहीं हो पाया, ये फैसला नहीं हो पाया। बांग्लादेश मान गए थे चलो ठीक है जितना आ रहा है वो बढ़ के ही तो आ रहा है, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? हम भी तैयार थे, वे भी तैयार थे, फिर भी फैसला नहीं हो पाया। बताया क्यों? क्योंकि नदी जो है वो राज्य का हिस्सा होती है, और ममता बनर्जी ने इस पर रोक लगा दी। मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो पानी चाहिए, मैं नहीं दे रही उन्हें। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? और विवाद क्यों बना है? क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, इनके ऊपर क्या बनता है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनते हैं, लाइट के काम तो आती है कि नहीं आती है? हाँ, है ना? और डैम बन जाते तो लंबी दूरी तक हम पानी ले जाते हैं सिंचाई के लिए, इसलिए विवाद खड़े हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये निर्णय नहीं हो पाया, बाकी ये चल रहा है अभी दोनों देश में। जैसे हम एक सिंधु पढ़ते हैं, सिंधु नदी पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसे ही विवाद इसके बीच में है, तो इसका हिस्सा देखेंगे, वहां उसका हिस्सा देखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर आता है फरक्का बैराज। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। स्थिति कहाँ है? मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। कहां पर है? ठीक है, प्रारंभ कब हुआ इसका? 21 अप्रैल 1975 को बना। कौन सा? फरक्का बैराज। उद्देश्य क्या था? देखो, गंगा नदी के पानी से होली नदी में जलापूर्ति को बढ़ाना, ताकि कलकत्ता बंदरगाह जैसे पूर्व के लंदन में गाद की समस्या ना हो। काय की समस्या ना हो? गाद स्प्लिट होता है। क्या होता है ध्यान से देखिए, जल निकली गंगा और जगह गई पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, है ना? गंगा की सहायक नदी जगह, लेकिन गंगा की एक धारा इधर चली गई जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। कोई दिक्कत? यहां पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है क्या? फरक्का। तो एक तो विवाद पता है भारत में ही बना है इसका, फरक्का। वो पूछे कौन कौन से राज्यों के बीच में फरक्का को लेकर विवाद है, तो सीधा बिहार ऑब्जेक्शन उठा रहा है इसका। कौन?
बिहार नीतीश कुमार सरकार के फरक्का बैराज को खत्म कर दो, नहीं मारेंगे एक आध दिन पकड़ के तुम्हें। अब वो भैया क्यों कह रहा है, फरक्का बैराज डैम तो बन गया, लेकिन जब डैम पे पानी रुके और पानी कारण पटना में बाढ़ आ जाती है। हाँ बाढ़ आ जाती है, पटना में बाढ़ आ जाती है। फिर पानी रुकेगा तो गंगा नदी वहां से निकली है तो बाढ़ कहां जाती है, अब पटना राजधानी है तो वहां की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। काहे की, कहां की, बिहार की। तो नीतीश कुमार अलग, उन्होंने कहा हटाओ, लेकिन हम हटा नहीं रहे। हटा कैसे दे, पानी चाहिए हमें तो। अब हुगली नदी है, अब यहां पर बना हुआ है इसके पास में क्या, बंदरगाह कलकत्ता, क्या कलकत्ता। इसमें गाद इकट्ठी हो जाती है, क्या करते हैं, गाद मतलब कह सकते हैं कचड़ा इकट्ठा हो जाता है, पेड़ पौधे जो रहते हैं ना, ठीक है ना। अब वो का नाव आएंगे तो फंस कर रह जाती है नहीं। अब इसे अगर सफाई करने के लिए मशीनरी का उपयोग किया जाए तो पैसा बहुत आ रहा है, खर्चा बहुत ज्यादा जा रहा है। तो एक और इंतजाम किया गया, क्यों ना हुगली का फरक्का का पानी छोड़ दिया जाए हुगली में, तो पानी आएगा सब बह जाएगा और समुद्र में पहुंचेंगे सब। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका पानी हम यहां छोड़ देते हैं, लेकिन जमनगढ़ डैम, इतना गंगा नदी गई है कहां, बांग्लादेश में, वहां पानी कम पहुंचने लगो। उनने कहा हमें भी पानी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। हम तो पानी का उपयोग कर रहे हैं, एक तो घर में ही मचा लो, हमने कहा क्यों, तो वो नीतीश कुमार बैठे हैं ऐसे ही मुफलाएं, हटा रहे हो कि नहीं हटा रहे जाए। एक और विवाद बना हुआ है, एक मछली है जिसका नाम है हिल्सा, क्या हिल्सा, कहां रहती है, समुद्र में रहती है, कहां रहती है। लेकिन बरसात के टाइम क्या होता है, बरसात के टाइम नदी वगैरह चढ़ती है ना, तो वो क्या करती है, वो यहाँ समुद्र से इधर से होते हुए सीधी कहां तक आ जाती है, पटना तक आ जाती है वो मछली। कहां तक आ जाती है, पटना। अब बन गो डैम, वो यहीं से लौट जाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो एक मछली नहीं, वो बहुत सारी मछलियां जाती थी, तो कब मछुआरों के काम उनका जीवन चलता था ना। अब वो मछली जा ही नहीं रही, तो मछुआरे अलग बैठे, तो मछली नहीं जानते जी कौन सी काम होते हैं। काम बनाओ तो अच्छे खिलाने, जो तो बुरा हो रहा है जगह से। वो भैया मुफलाए बैठा है, मछुआरे भूखे बैठे हैं, मछली ऐंठ के चली गई, अब करें क्या गई। भारत सरकार ने एक फैसला किया, इसमें एक मछलियों के लिए पास बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, पास बनाया जाएगा, जिससे मछली कहां तक पहुंच जाएगी, बिहार तक पहुंच जाएगी, बिहार से कहीं खाली हो जाए। लेकिन बांग्लादेश का मेरों का चू, हम कह रहे हैं पहले हम तो निपट जाए, फिर बाद में देख लेंगे हम, हमारे से तो हम लोग निपट नहीं रहे, और बीच में लगा रहे। तो गंगा नदी के पानी को हुगली नदी में जलापूर्ति को बढ़ाना, ताकि कलकत्ता बंदरगाह, जिसे क्या कहते हैं हम, पूर्व का लंदन में गाद की समस्या ना हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर आती है ट्रेन, कौन कौन सी ट्रेन है, देखो पहली चलाई गई मैत्री एक्सप्रेस, कलकत्ता से ढाका, कब, 2008 में। कब चलाई गई, 2008 में। बंधन एक्सप्रेस कलकत्ता से खुलना, कब, 2018 में। और मिताली एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई, हल्दीबारी से चिलाटी तक, कब, 1 जून 2022। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बस सेवा भी चली, ढाका बस सेवा, अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी। आप एक चलाई थी लाहौर के लिए और एक चलाई थी ढाका के लिए। किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। बस सेवा चालू करी किसने, 2008 में किसकी सरकार थी, कांग्रेस, मनमोहन, ध्यान है ना, जैन ने चलाई, मनमोहन ने, कौन ने, मनमोहन, ठीक है ना। बंधन एक्सप्रेस 2018 में कौन ने, दादा ने, अपने दादा, मामा जहां है दादा वहां है। ये कौन चलाएगा, मोदी, दादा। समझ में आया कि नहीं आया। वर्तमान में कौन सी चल रही है, मिताली एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस। फिर सुंदरबन, जाके लेकर आने विवाद बना हुआ है, देखो सुंदरबन दोनों में फैला हुआ है। अब पश्चिमी साइड तो हमारे पास है और पूर्वी साइड, समझ में आया ना। अब भैया जाते हैं मछुआरे और क्षेत्र को लेकर विवाद बन जाता है, ठीक है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, क्या विश्व का सबसे बड़ा, क्या ये भारत का भी सबसे बड़ा होगा क्या, तो विश्व का है तो भारत का भी होगा। आपको बताना है क्या, विश्व का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा या मैग्रोव डेल्टा कौन सा है, क्या बोलते हो। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैग्रोव डेल्टा कौन सा है, समझ में आया ना। एक कमेंट में आंसर देना है।
आगे सुनो, सुंदरबन पूर्वी भाग किसके पास है और पश्चिमी भाग किसके पास है? अब देखो, जो भारत के पास है वो आर्द्र भूमि है, क्यों? हाँ, कौन सी आर्द्र भूमि है? 27वीं रामसर स्थल है। कौन सा? ये रामसर कहां से नाम आया है? ईरान से। कहां से आया है? ईरान से। वहां पे ये मीटिंग हुई थी, जिसके कारण रामसर साइट कहते हैं हम सबको, या वेटलैंड कहते हैं, ठीक है ना। मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। कौन सी वनस्पति? मैग्रोव वनस्पति। किस वनस्पति कहते हैं? जो पानी में फलती फूलती है। कहाँ? खारे और मीठे पानी दोनों में रह सकती है। जो काय में? क्या आप मैग्रोव वनस्पति का और नाम बता सकते हैं? मैग्रोव वनस्पति को और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, इनका एक और नाम होता है अनूप वनस्पति, एक होता है बलाचली वनस्पति। बलाचली वनस्पति का नाम है बलाचली, एक है अनूप वनस्पति का नाम है, एक है मैग्रोव वनस्पति। नाम समझ में आए? का नंबर 1, दूसरा अनूप, अनूप का नाम है, और तीसरी मैग्रोव। पहले ही हैगी, पहली कौन सी है? मैग्रोव। दूसरी बलाचली कह लो, तीसरी अनूप। क्लियर है कि नहीं? क्या चौथी पता है आपको? हाँ या ना? कौन बताएगा चौथी का नाम? मैंने लिखाया है शायद, मुझे जहां तक ध्यान है, आपको लिखाया है मैंने। बोलो। ज्वारीय वनस्पति। कौन सी है? ज्वारीय। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने नाम हो गए? 4। मैग्रोव के 4 नाम। एक तो अनूप है ही, दूसरा बलाचली बताया हमने, तीसरा ज्वारीय, और चौथा ये मैग्रोव लिखाई है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, पौधे जो रहते हैं वो बाद में बताएंगे, पहले इसे देखो। निर्माण का, इसका निर्माण कैसे हुआ है? गंगा, जिसका नाम एक और क्या है? पद्मा, प्लस ब्रह्मपुत्र, जिसका एक और नाम है जमुना, बन जाती है मेघना नदी और बंगाल की खाड़ी में जाके फिर जाती। उसके मुहाने पे बना हुआ है कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। व्हाइट टाइगर पाया जाता है इसमें, सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इसके कारण इसका नाम है क्या? सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ी रामसर साइट है ये, हाँ या ना? भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। दूसरी आपको बताना है, देखेंगे कब बता पाते हो कि नहीं। अवैध प्रवासन, इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।